some basic grammar structures. Few things I will take today and then maybe tomorrow and then day after tomorrow. So ultimately कुछ पिक्चर आपको क्लियर होगी कि क्या एक बेसिक ग्रामर में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत परेशान करती है. A1 में कई बार नहीं आती उतनी क्लैरिटी से, A2 में भी कई बार दिक्कत आती है. So these are basic things but they are really very important, and without being clear about them you face problems. So I will not take much time and I will start. First of all, the basic sentence structure. That's structure. Sentence structure. So when you talk about sentence structure in any language, there should be subject, there should be verb and also object, right? So in German if you say subject, उसके बाद में verb आना चाहिए, object आना चाहिए, but subject and verb, this is the minimum requirement of a sentence. इसके बिना तो सेंटेंस बनेंगे भी नहीं. सब्जेक्ट, वर्ब, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव पिक्चर में तभी आते हैं जब आप सेंटेंस मेकिंग की बात करते हो. सो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो सकता है? सब्जेक्ट क्या हो सकता है किसी भी सेंटेंस में? वो कोई नाम हो सकता है, राइट? जैसे या तो नाम मतलब नाउन होगा. सब्जेक्ट क्या होगा? कोई नाउन होगा. नाउन का मतलब शायद कोई नाम होगा, नेम. नाउन के साथ में हो सकता है वो प्रोनाउन हो. सेंटेंस में सब्जेक्ट नाउन हो सकता है और मे बी प्रोनाउन हो सकता है. जनरली यही होता है. अब नाउन क्या है वो आपको ऑलरेडी वैसे आइडिया है कि कोई भी मान लो पर्सन है, राइट, प्लेस है, मे बी एनिमल है, मे बी कोई आइडिया है, कोई फीलिंग है, मे बी समथिंग, कोई थिंग. ये नाउन होते हैं जनरली. और प्रोनाउन का मतलब है इनको रिप्लेस करने के लिए हम लोग जो वर्ड्स यूज करते हैं वो प्रोनाउन हो गए. आप लोगों को बहुत सारी चीजें इनमें से पता है बट मैंने सोचा सिस्टमेटिक तरीके से एक बार पता हो जाए और कहीं अगर डाउट हो तो. सो हम लोग जैसे अभी नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव इसलिए ले रहे हैं ताकि सेंटेंस स्ट्रक्चर का आपको पता चले कि हाउ इट वर्क्स. कैसे डिसाइड होगा कि ये केस नॉमिनेटिव है कि आकुजाटिव है कि डाटिव है. इसमें कई सारी चीजें हैं. इसमें वर्ब्स का एक रोल रहता है, इसमें प्रीपोजिशन का एक रोल रहता है. बट ये सारी चीज आपको एक साथ दिख जाए then you will be sure about sentence structure, basic sentence structure at least. So subject में मैंने आपको बोला कि there will be some noun और pronoun. So noun तो नाम किसी का कुछ भी हो सकता है. सपोज नाम तो आप मेरा नाम है देवकरण सैनी. So आप देवकरण सैनी, देवकरण बोलोगे तो नाम हो गया, मतलब ये तो प्रॉपर नाउन हो गया. हो सकता है जो मेरे को जानते हैं देवकरण के बोलते ही उनको मेरी पिक्चर भी दिखती है. ओ बट नाम से नहीं बोलना हो तो कोई पर्सन मेरे सामने है वो ये भी कह सकता है तुम, कोई कह सकता है आप. कोई मेरे सामने नहीं है और कहीं और है और मेरे बारे में बात कर रहा है तो बोलेगा ही. सो आप, तुम, ही, ये सब प्रोनाउन है. जर्मन लैंग्वेज में प्रोनाउंस को हम लोग ऐसे लिखते हैं इश, डू, एयर, एस, जी, वियर, ईयर, जी एंड जी. ये सारे जर्मन में प्रोनाउंस हैं. हम लोग अभी केवल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, फिर वर्ब पे आएंगे, ऑब्जेक्ट पे आएंगे, फिर उसका कैसे डिसीजन होता है नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव वगैरह का, उस पे आएंगे. तो सब्जेक्ट एक बार क्लियर हो जाए कि इसके अलावा सब्जेक्ट कुछ नहीं हो सकता. आपको एकदम क्लैरिटी होगी तो आपको डर नहीं लगेगा कि हाँ ये तो नॉमिनेटिव ही होना है. बिकॉज सब्जेक्ट का मतलब ही दूसरा. सब्जेक्ट मीन्स नॉमिनेटिव. इस पे आऊंगा मैं अभी. सो जर्मन में नाउन्स की जगह पे दूसरा कोई वर्ड अगर आएगा तो वो प्रोनाउन आएगा. और प्रोनाउन ये है सारे जर्मन प्रोनाउंस.
प्रोनाउन इश का मतलब है आई, मतलब मैं, डू का मतलब है यू, मतलब तुम। जर्मन में तू आप होता है हिंदी की तरह, तू भी होता है आप भी होता है, इंग्लिश में नहीं होता, इंग्लिश में तो यू बस एक ही वर्ड है, बट जर्मन में तो तू भी है आप भी है। तो डू का मतलब है तू, तुम, ही, एयर ही है मतलब वह, एस इट के लिए आता है, हिंदी में इसको आप वह बोल सकते हो। जी जो है वो सी के लिए आता है, हिंदी में आप इसको भी वह बोल सकते हो। वियर मतलब वी हम, ईयर का मतलब है यू ऑल या यू बोथ, दो लोगों के लिए भी, यू बोथ या यू ऑल, ये ईयर। तुम सब या तुम दोनों, तुम सब और तुम दोनों का मतलब ये हो गया कि ये इसका प्लूरल है, तू अकेला और तुम दोनों या तुम सब, ये इसका प्लूरल है। ये कैपिटल जी लिखा है यहां पे मैंने आपके लिए, आप तो बड़े ही होते हैं तो इनमें सब में बड़े यही है, इसी को कैपिटल लिखा है मैंने। तो ये है यू, फॉर्मल है ये आप, एंड ये जी जो है छोटा वाला ये है दे, वे। सो सबसे पहले ये क्लियर कट हो जाए कि सब्जेक्ट क्या होगा। जर्मन में सब्जेक्ट कोई भी नाउन हो सकता है, नाउन का मतलब कोई पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, कुछ भी वो सब्जेक्ट हो सकता है। और नाउन की जगह काम में आने वाले वर्ड प्रोनाउन, तो सब्जेक्ट या तो कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा ओवर, बस सब्जेक्ट यही होंगे। और जब कभी कभी आप नॉमिनेटिव सुनते हो कहीं पे कि नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव, तो नॉमिनेटिव का मतलब ये बंदा है सब्जेक्ट की बात कर रहा है। इस सेंटेंस में नॉमिनेटिव क्या है, इसका मतलब है इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, सिंपल। इसमें और कोई ज्यादा रॉकेट साइंस वाली बात ही नहीं है, सिंपल है एकदम। दूसरी चीज, जैसे मान लो मैंने यहां पे ये तो लिख दिया कि ये सब प्रोनाउन होंगे, इन प्रोनाउन में भी कभी कभी किसी किसी को दिक्कत आती है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस चीज को आप सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से भी करके देख सकते हो। जैसे आई है, इश, इसको आप ये मान लो कि ये सिंगुलर है, तो इसका प्लूरल क्या होगा, प्लूरल भी इन्हीं में से है, तो इसका प्लूरल होगा वियर। इश मतलब सिंगुलर और वियर इज प्लूरल। इन्हीं सबको आप सिंगुलर और प्लूरल में डिवाइड करो ताकि और क्लैरिटी आ जाए। डू, इसके बाद में हम लोग इस पे आते हैं। डू, डू का मतलब है तुम, सिंगुलर, तो इसी में इसका प्लूरल क्या है, इसी में इसका प्लूरल है तुम दोनों या तुम सब, तो डू का प्लूरल हो गया ईयर। आगे चलते हैं, इश का हो गया, डू का हो गया। एयर, एयर, एयर सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या होगा भाई, एयर का प्लूरल होगा ये लास्ट वाला जी, बिकॉज एक लड़का, एक आदमी और उसकी जगह मान लो बहुत सारे हों तो हम यूं कह सकते हैं वे, दे। तो ये इस स्मॉल, इस एयर का मतलब जी हो गया प्लूरल, दे। इसके बाद में इसकी बात की, इसकी बात करी, इसकी कर लेते हैं अभी। एस, एस का भी प्लूरल होगा जी, बिकॉज एक चीज या फिर बहुत सारी चीजें या जिनका भी आर्टिकल दास है वो सब मल्टीपल होंगी तो उनको भी हम लोग जी कह सकते हैं। सो एस का भी प्लूरल जी। नेक्स्ट जी की बात करते हैं। सी के लिए ये सिंगुलर है तो इसका प्लूरल भी जी, बिकॉज सिंगुलर ही, सी, इट, चाहे कुछ भी हो, इसका प्लूरल तो जी होगा, एयर एस जी। तो इधर वाला जो जी है ये सेम है तीनों के लिए, तो एक तरफ मैंने सिंगुलर लिखा, एक तरफ मैंने प्लूरल लिखा। अब यहां पे आते हैं वी, वी हमने ले लिया ऑलरेडी, वी हैव ऑलरेडी टेकन। देन यू, कैपिटल जी, कैपिटल जी का मतलब तो है आप, तो इसका प्लूरल आप, और आपका प्लूरल होता है आप सब। मान लो मेरे पापा सामने हैं, मैं बोलूंगा पापा आप आइए प्लीज बैठिए, लेकिन पापा, चाचा, ताऊ सब लोग हैं तो उनको मैं बोलूंगा आइए प्लीज आप सब आइए बैठिए। तो आपका प्लूरल आप सब, लेकिन जर्मन लैंग्वेज में ये एक्सा ही होता है, इसलिए इसको लिखते भी नहीं, लेकिन ये दो हैं भाई, ये आप है और ये आप सब है।
इसको लिखते इसलिए नहीं है इसमें क्योंकि सेंटेंस मेकिंग में कहीं कोई फर्क पड़ता ही नहीं, कहीं कोई फर्क ही नहीं दिखता। आप और आप सबका फर्क तो है, हमको पता है, ये तो सिंगुलर पर्सन के लिए है और ये तो मल्टीपल के लिए है, फर्क तो है, बहुत फर्क है, लेकिन सेंटेंस मेकिंग में फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कई लोग कहते हैं अरे ये तो बहुत सारे जी हो गए, 1G 2G 3G 4G 5G 6G, हाँ, लेकिन एक्चुअली ये तो सेम ही है, एक ही है। तो कुल मिला के ये G है सिंगुलर C और ये G है दे, दोनों ही स्मॉल है। अब कभी कभी लोगों को लगता है इसका कैसे होगा, वो वर्ब कॉन्जुगेशन में देखोगे आप। तो कुल मिला के अभी तक हमने सब्जेक्ट की बात कर ली कि सेंटेंस मेकिंग में सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। सब्जेक्ट जर्मन में केवल नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। अब आपको यह समझ में आना चाहिए, नाउन का मतलब है कोई भी पर्सन, प्लेस, थिंग, संज्ञा। आपने जरूर सीखा होगा ये चीज, नाउन किसको बोलते हैं। वो सब सब्जेक्ट हो सकते हैं, वो प्लूरल भी हो सकते हैं ऑफ कोर्स। और नाउन की जगह अगर दूसरा वर्ड को यूज करे अर्जात से उसका रिप्लेसमेंट, तो वो प्रोनाउन हो सकता है। और प्रोनाउन में केवल और केवल ये हो सकता है। सिंगुलर में हम लोग देखें तो ये, मतलब इस टेबल में हम लोग देखें तो ये, और इसको सिंगुलर और प्लूरल में डिवाइड करके देखें तो ये सारे एक तरफ सिंगुलर हो गए, राइट, और दूसरी तरफ ये प्लूरल हो गए। ये एक बात हुई। अब इनको यूज कैसे करते हैं सेंटेंस में, उसकी बात करते हैं। जैसे सेंटेंस मेकिंग करेंगे हम लोग तो सब्जेक्ट होगा एक तरफ, ठीक है, मैं प्रोनाउन लिख देता हूं यहां पे, इश, डू, एयर, एस, जी, वियर, ईयर, जी एंड जी, ये सारे सब्जेक्ट हैं। अब किसी वर्ब को कॉन्जुगेट करते हैं हम लोग, तो वर्ब का कॉन्जुगेशन हिंदी की तरह होता है जर्मन लैंग्वेज में। हिंदी में कोई भी वर्ब है, जैसे मान लो कोई वर्ब है हिंदी में खाना, पहनना, पहनना हो सकता है, कपड़े पहनना, कपड़े नहीं, हिंदी करण कपड़े केवल, हाँ ठीक है, कपड़े पहनना, आना जाना, आना जाना, पहचानना, पहचानना, खाना, किसी को पीटना, पिट जाना। तो ये जो भी है जर्मन की तरह ही काम करते हैं, ये बताना चाह रहा हूं मैं। हम लोग हिंदी के वर्ब को पहचानते हैं तो कैसे पहचानते हैं, हम लास्ट में देखते हैं ना, ज्यादातर वर्ब में, और शायद सभी में होता हो, वर्ब में आपको ना दिखता है। खाना, पीना, सोना, लाना, ले जाना, घसीटना, घसीटना, कुछ भी आपको ना दिखता है ना लास्ट में। ये तो ओरिजिनल वर्ब है, लेकिन आप इसको यूज करते हो तो ऐसे नहीं करते। इसको जब आप यूज करते हो तो ओरिजिनल को तो रखते हो साइड में और सब्जेक्ट के हिसाब से उसको कंजुगेट करते हो आप लोग कपड़े पहनना भी है, सपोज छोटी वर्ब, बड़ी वर्ब, कुछ भी हो, जब आप इसको यूज करते हो तो कपड़े पहनना को आप यूज कैसे करते हो, मैं कपड़े पहनता हूं, मैं कपड़े पहनता हूं, मतलब आप केवल इस लास्ट वाले पोर्शन को बदलते हो, बाकी एज इट इज लेते हो। मैं खाता हूं, मतलब ये वाला पार्ट तो सेम रहता है, आप केवल इसके साथ एक्सपेरिमेंट करते हो, पूरी के साथ नहीं करते। मैं तुमको पहचानता हूं, तो पहचानता केवल यहां चेंज लाते हो आप, चाहे वर्ब बड़ी हो चाहे छोटी हो, आप केवल लास्ट वाले पे करते हो। तो मैं कपड़े पहनता हूं, मैं तुम्हें पहचानता हूं, तो मैं कपड़े पहनता हूं। और किसी लेडी की बात करूं तो वह कपड़े पहनती है। ये ता की जगह केवल ती, मतलब एंडिंग बदलेगी केवल, बाकी वर्ब वैसी की वैसी है। वे कर दूं सपोज मैं हिंदी में, तो वे कपड़े पहनते हैं। इसका मतलब है हम लोग कुछ नहीं कर रहे, केवल एंडिंग बदलते हैं, उसके साथ खेलते हैं, बस एंडिंग बदलते हैं। बाकी वर्ब जो है ओरिजिनल को तो छेड़ते ही नहीं, उसको अपने हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं। तो जर्मन में भी ऐसा ही है भाई। जर्मन में जैसे हिंदी में लास्ट में ना आता है, ऐसे जर्मन वर्ब्स में लास्ट में ईएन आता है, राइट।
कोई एक्सेप्शनल केस की बात अलग है, कहीं आप ढूंढ के लिए हो कि ये देखो ये टुन कहां से हो गया, उसकी चिंता मत करना। बट एज ए रूल मोस्ट ऑफ द वर्ब्स, एक्सेप्शनल केस तो बहुत रेयर होते हैं। सो जो भी वर्ब आपको दिखेगी नॉर्मली वो वर्ब होंगी, ज्यादातर वर्ब वो होंगी जैसे बिजूखन, जूखन, माखन, गेन, कॉमन, ऐसे ज्यादातर वर्ब में आपको ईएन दिखेगा। यहां पे ना दिख रहा था और यहां पे ईएन दिख रहा है आपको। और इसमें भी हम लोग केवल इस एंडिंग को ही, चाहे वर्ब बड़ी हो, शुरू कॉम कैसी भी बड़ी हो वर्ब, राइट, सो आपको उसकी एंडिंग पे ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल, राइट, मल्टीपल और कई टाइप्स भी हों उस पर अलग से बात करी जा सकती है कि भाई ये पर्टिकुलर टाइप की वर्ब का क्या करेंगे, उस पर बात कर सकते हैं हम लोग। बट इन जनरली जो भी वर्ब की एंडिंग है, ये वर्ब की एंडिंग से हम लोग पहचान जाते हैं सब्जेक्ट क्या है। जैसे सब्जेक्ट इश है तो इसकी एंडिंग आती है ई, चाहे वर्ब कुछ भी हो, वो बेजुखन हो सकती है, जुखन हो सकती है। इनका मीनिंग भी मैं लिख सकता हूं यहां पे, बट एक का लिखूंगा, उससे बात आगे बढ़ाएंगे हम लोग। जैसे बेजुखन का मतलब है किसी को विजिट करना, टू विजिट। जुखन का मतलब है टू सर्च, ऐसे ही टू डू, ऐसे ही टू गो। मीनिंग कुछ भी हो, वर्ब कुछ भी हो, उसका ऑपरेशन ज्यादातर ऐसे होता है, वो समझ में आना जरूरी है। बिजुखन जैसे सब्जेक्ट इश होगा तो एंडिंग ईएन की जगह ई होगी। डू है सब्जेक्ट तो एंडिंग एस टी, एर एस जी, इस तरह का कोई सब्जेक्ट है तो उसकी एंडिंग टी होगी। वियर है तो ईएन, ईयर है तो टी, जी है तो ईएन, और ये जी है तो ईएन। ये इस तरीके से अगर मान लो एंडिंग आ रही है तो बाकी का ये मेन पार्ट, जर्मन लैंग्वेज में इसको ऐसे बोलते हैं, मेन पार्ट को बोलते हैं स्टाम। नाम कुछ भी दे दो उससे फर्क नहीं पड़ता। और जो एंडिंग है उसको बोलते हैं एंडुंग। तो अपने तो एंडिंग समझ लो आप कि एंडिंग बदलेगी, स्टाम जो है मेन पार्ट है वर्ब का वो वैसा ही रहेगा। वो अगर वैसा ही रहेगा तो इसका मतलब बिजूक ही होगा सब जगह, बिजूक, राइट। सो इसमें मैं लिखूंगा इस बिजूक है, डू बिजूक्स्ट, एयर बिजूक्ट, 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 बिजूखन, बिजूक्ट, बिजूखन। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, लेकिन मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि हिंदी की तरह ही है मामला, अलग नहीं है, बस उसको आपको समझना पड़ेगा। हिंदी में आप हर बार बदलते ही तो हो। खाना खाना, मैं खाना खाता हूं, वह खाना खाती है, अपने आप ही आप खाता खाती खाते कर देते हो ना। तो कभी तो पहली बार सीखा आपने, ऐसे ही ये एक बार सीखा है आपने, तो उसको बस दिमाग में फिट कर लो कि हमको स्पेशल वर्ब को छोड़ के इस तरह से सीखना है। तो ये तो और भी बढ़िया है इंग्लिश से भी। जर्मन लैंग्वेज में कंटिन्यूअस और इंडेफिनिट अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं होते। मतलब आपने अगर ये सीख लिया इस बिजूक है तो इसका मतलब है मैं विजिट करता हूं, मैं विजिट कर रहा हूं, दोनों ही है इसका मतलब। मैं जाता हूं, मैं जा रहा हूं। और थोड़े दिन बाद में आपको यह भी पता चलता है कि इससे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और इसी से हम लोग अगर कॉन्टेक्स्ट पता हो बंदे को तो इसी से फ्यूचर भी एक्सप्रेस हो जाता है। तो उतने स्ट्रक्चर 12-15 स्ट्रक्चर आप कर रहे हो केवल सेंटेंस के, टेंसेस के, वैसा नहीं है मामला। सो यू लर्न दिस बेसिक स्ट्रक्चर। अब ये बात तो हुई सब्जेक्ट की और वर्ब की कि हम लोग सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, दैट्स इट। अब मान लो कोई बोले राजा, तो राजा को किस तरह से कॉन्जुगेट करूंगा। राजा कोई बंदा है तो मेल पर्सन है सपोज, तो मेल पर्सन के साथ जैसे देवकरण है, अमित है, राजा है, तो मेल पर्सन के साथ जो भी वर्ब आएगी उसकी एंडिंग होगी टी। और मान लो कोई सरिता और सीता है, फीमेल पर्सन है, तो उसकी एंडिंग होगी टी। और वैसे देखें तो सिंगुलर कोई हो, सिंगुलर के साथ हमेशा चाहे ही हो, इट हो, सी हो,
उसकी एंडिंग टी होनी है, कुछ भी हो सिंगुलर। प्लूरल का कभी आ जाए, मान लो राजा, दिनेश, सुरेश, हरी सब एक साथ आ गए, तो उसकी एंडिंग कैसे करें अपन, नाम है वो तो इसमें दिख नहीं रहे, तो हमेशा आपको ये प्लूरल के हिसाब से ये वाला लेना है, तो उसकी एंडिंग ईएन हो जाएगी। एक से ज्यादा मल्टीपल लोग हैं तो उसकी एंडिंग ईएन हो जाएगी। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर की पहली बात हो गई। कंजुगेट कैसे करते हैं, वर्ब को काम में कैसे लेते हैं, वर्ब का ऑपरेशन करते हैं हर बार, लेकिन वो ऑपरेशन ऐसे ही करते हैं, दिस इज फिक्स पैटर्न। ओके, मैं अब दूसरी बात पे आता हूं कि सपोज ये तो इतना तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, राइट, या फिर हुआ, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस भी है, लेकिन इतने से तो काम नहीं चलता। ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है सेंटेंस मेकिंग की, दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, इससे छोटा तो सेंटेंस हो ही नहीं सकता। अगर मैं बोलूं मैं, तो आप कह दोगे आगे तो बोल, मैं क्या, मैं आ रहा हूं, ये तो बोल कम से कम, राइट, ठीक है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ ए सेंटेंस इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब, बट अक्सर एक स्टैंडर्ड सेंटेंस में आपको एक ऑब्जेक्ट भी दिखता है, जनरली आपको एक ऑब्जेक्ट भी दिखता है। तो जर्मन के किसी भी सेंटेंस में आपको दिखेगा नॉर्मली सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और भी चीजें होती हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड सेंटेंस इतना तो दिखता ही है जनरली। अब इसमें सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट का अपन को ऑलरेडी पता चल गया कि सब्जेक्ट कोई ना कोई नाउन होगा। अब वो नाउन क्या होगा वो हमने डिस्कस कर लिया, नेम, प्लेस, थिंग वगैरह, या फिर वो प्रोनाउन होगा, ये हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद में वर्ब आएगी तो हमने डिस्कस कर लिया कि वर्ब की किस तरह से एंडिंग होगी, ई, एस टी, 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 ई एन, जो भी है हमने ये डिस्कस कर लिया कि ये किस तरीके से काम में आती हैं। अब ऑब्जेक्ट होगा तो क्या होगा, किस तरीके से ऑब्जेक्ट काम में आएगा। मैं यहां पे वो टेबल आपकी इश वाली लिखता हूं, इश, डू, एयर, एस, जी, वियर, ईयर, जी एंड जी। ये मान लो सारे पर्सनल प्रोनाउन हैं। ये पर्सनल प्रोनाउन की जब मैंने अभी टेबल लिखी है तो ये नॉमिनेटिव है, मतलब ये केवल सब्जेक्ट के लिए है भाई, ये पर्सनल प्रोनाउन केवल सब्जेक्ट के लिए है। सब्जेक्ट का मतलब ये हो गया, जैसे आई एम कमिंग, तो ये आई के लिए है। अगर मैं बोलूं आई विजिट यू, या फिर मैं बोलूं यू विजिट मी, तो एक तरह से हम लोग देखें, मी भी जब आप बोलते हो तब ऐसे ही तो बोलते हो मी, आई बोलते हो तो बोलते हो आई, और मी भी बोलते हो यार आई तो मी हो गया एक तरह से अपन देखें तो, लेकिन मी तो सब्जेक्ट नहीं है, मी तो ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट तो वो होता है जो डूअर है, जो काम करता है, वो है सब्जेक्ट। आई ईट तो सब्जेक्ट है, लेकिन ही बीट्स मी, ही स्पीक्स विद मी, तो मी तो सब्जेक्ट नहीं है। ऑल्दो आप ऐसे ही कहते हो आई, ऐसे ही कहते हो मी, लेकिन इसके लिए जर्मन में जो टेबल है वो हमको देखनी पड़ेगी। जो टेबल है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग है, इसको आपको लर्न करना पड़ता है। आप इसके लिए टेबल लर्न करोगे, इश, मिश, मियर, डू, डिश, डियर, एयर, इन, इम, एस, इम, जी, ईयर, वियर, उन्स, ईयर, ऑइश, जी, इनन, जी, इनन। ये ध्यान रखना है कि ये कैपिटल आप थे, इनका ये जी भी कैपिटल और इनन भी कैपिटल, राइट। सो अब हमारे पास तीन चीजें हैं। ये पहला वाला जो टेबल है, पहली वाली लाइन आप ये मान लो ये पूरी एक ही टेबल है। पहली वाली लाइन है, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट के लिए, मतलब ये नॉमिनेटिव के लिए है भाई, ये वाली ये नॉमिनेटिव के लिए है खास तौर पे। ये पहला नॉमिनेटिव के लिए है सब्जेक्ट, और इसके बाद में ये दूसरी और तीसरी है, ये दोनों ऑब्जेक्ट के लिए है। ये ऑब्जेक्ट के लिए है
ये भी ऑब्जेक्ट के लिए है, ये दोनों ऑब्जेक्ट के लिए है। तो जब मैं बोलूंगा आई एम कमिंग, तो आई सब्जेक्ट है, राइट, तो मैं यहां से लूंगा ऑफ कोर्स। लेकिन जब बात आएगी यू विजिट मी या फिर यू आर विजिटिंग मी, जब ये बात आ जाएगी यू आर विजिटिंग मी या यू विजिट मी, दैट टाइम यू कैनॉट यूज मी एज इश, ये नहीं यूज कर सकते आप, ये नहीं आएगा उसमें। उसमें फिर क्या आएगा, उसमें या तो यहां से आएगा या फिर यहां से आएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है दोनों। पहले वाली को जब सब्जेक्ट है, कभी कभी आपको कहीं भी कोई बात कर रहा होगा तो वो सब्जेक्ट को बोल रहा होगा नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव सब्जेक्ट को शॉर्ट में नॉम लिख देते हैं। और ये बीच वाली टेबल है, इसको वो बोलेंगे आकुजाटिव, शॉर्ट में लिखते हैं, और वैसे पूरा ये आकुजाटिव ऐसे लिखते हैं। जो लास्ट वाला ऑब्जेक्ट है इसको लिखते हैं डाट, मतलब डाटिव। सो नॉमिनेटिव इज ऑलवेज सब्जेक्ट, आपको दिख रहा है इसमें, और आकुजाटिव और डाटिव आर ऑलवेज ऑब्जेक्ट। ये आपको क्लियर कट पता चलना चाहिए। तो ये तो लिख दिया यहां पे, लेकिन मेरे को कैसे पता चले कि ये ऑब्जेक्ट आकुजाटिव है कि डाटिव है, ये कैसे पता चले, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये तो पता चल गया कि ये ऑब्जेक्ट है, बट ये आकुजाटिव ऑब्जेक्ट है कि डाटिव, ये क्लिक है। ये क्लिक आपको अगर फील हो गया तो हर बार फिर आपको मजा आने वाला है। किसी को अगर नॉमिनेटिव आकुजाटिव में दिक्कत आती है तो उसको ये पहला क्लिक है, ये पहला क्लू है, ये पता चलेगा तो ही वो कंफर्टेबल फील कर सकता है। अदरवाइज दुख पाना है उसका, आगे बढ़ना रुक जाता है, उसके आगे बात बढ़ती नहीं। तो वो क्लिक कैसा पता चले ये बताता हूं आपको मैं। ये आकुजाटिव आएगा ऑब्जेक्ट या डाटिव, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है एक्चुअली। एक तो वर्ब्स पे, एक प्रीपोजिशंस पे। तो प्रीपोजिशन की बात थोड़ी देर बाद में लूंगा, पहले वर्ब से लेते हैं। ज्यादातर शुरू में आपको वर्ब में ही एक फील मिल जाएगा कि अच्छा ये खेल है, ये चीज है। कईयों को आपको ऑलरेडी पता भी है। सो जो वर्ब हैं जितनी भी, ये वर्ब भी एक्चुअली नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव में ही डिवाइड है। जर्मन वर्ब्स हम लोग नॉमिनेटिव, आकुजाटिव और डाटिव में ही डिवाइड करते हैं उनको। जैसे पर्सनल प्रोनाउन को हमने नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव में किया। मैं, मुझे, मुझको, तू, तुझे, तुझको, वह, उसे, उसको, इट, टू इट, टू इट, वह, उसे, उसको। मतलब लड़की भी अपन कहते हैं ना, वह लड़की, उसे, तो लड़की, लड़की का मतलब लेडी, फेमिनिन से है। ये मजेदार बात है कि गर्ल को तो उन्होंने न्यूट्रल में ले रखा है जर्मन्स ने। अब ये मत पूछना कि गर्ल को, लड़की को न्यूट्रल में क्यों नहीं लिया, क्योंकि नहीं तो फिर ये कई क्वेश्चन उठ जाएंगे कि भाई आप लोगों ने हिंदी में पत्थर को मेल क्यों बना दिया, पत्थर पड़ा है, राइट, तो पत्थर अच्छा मेल है। हाँ, हिंदी में दो ही होते हैं ना जेंडर, मेल और फीमेल दो ही जेंडर होते हैं हर चीज का, चाहे वो कुर्सी हो, चाहे पत्थर हो, चाहे आदमी हो, हिंदी में दो ही जेंडर है। और इंग्लिश में तो जेंडर का काम ही नहीं है, राइट। बट हिंदी में दो है और ये जर्मन वाले तो एक कदम आगे हैं, इनके तो 3 जेंडर हैं, न्यूट्रल भी है इनके यहाँ पे, राइट, लैंग्वेज में। सो उसकी भी बात आएगी डेर दी दास में, ठीक है। सो ये जैसे पर्सनल प्रोनाउन मैंने अभी बोला, आई, मी, टू मी, मैं, मुझे, मुझको, तू, तुझे, तुझको, ऐसे करके हम लोग इसको जब सीखते हैं तो हम लोग 3 में डिवाइड करते हैं इनको, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव। ऐसे जितनी भी वर्ब है उन वर्ब्स को भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, उन वर्ब्स को भी नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव में डिवाइड करते हैं। आज तो कई लोग आए लगते हैं, वेरी नाइस, ओके। सो जब वर्ब को हम लोग 3 में डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 में डिवाइड कर रहे हैं तो वर्ब या तो नॉमिनेटिव है, या वर्ब आकुजाटिव है, या वर्ब डाटिव है। इन्हीं 3 में से तो होगी। जब इन 3 में से है तो नॉमिनेटिव वर्ब्स कितनी है? हाँ, नाउन को जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं ऐसे वर्ब को डिवाइड कर रहे हैं अभी। सो नॉमिनेटिव वर्ब्स सबसे पहले, तो भाई वर्ब तो हजारों हैं, हजारों वर्ब हैं, खाना पीना, नहाना, जाना, कूटना, कुट जाना, पीटना, पिट जाना, राइट।
चीजें लाना, ले जाना, मदद करना, राइट। बहुत सारी वर्ब्स हैं, हजारों हैं, मैं किस किस का याद रखूंगा वर्ब, तो आप याद रख लोगे, क्योंकि नॉमिनेटिव जो वर्ब्स है वो केवल 4 वर्ब है पूरी जर्मन में, 4 वर्ब नॉमिनेटिव है। ये 4 वर्ब्स, ये 4 वर्ब नॉमिनेटिव है, तो 4 तो याद रख लोगे। ये 4 दिखे तो समझ जाओ नॉमिनेटिव वो वर्ब है जाइन, हाइसन, वेर्डन और ब्लाइबन। जाइन, हाइसन, वेर्डन और ब्लाइबन, ये 4 वर्ब, केवल 4 वर्ब नॉमिनेटिव है। टू बी, राइट, मीनिंग तो टू बी कॉल्ड। आपको ये अभी याद भी नहीं हो मीनिंग तो भी एटलीस्ट टू बिकम और टू स्टे, ये 4 वर्ब देख के तो आपको पहचानना पड़ेगा कि ये 4 हैं, जाइन, हाइसन, वेर्डन, ब्लाइबन। आप आराम से पहचान लोगे, आपके रिश्तेदार होंगे सैकड़ों, तो आप सबको पहचानते हो। सुरेश जी, हाँ, अमित जी, ओ, मिलते ही आप अलग तरीके से मिलते हो, आप जानते हो उनको। आप ये थोड़ी कहते हो अपने ताऊ जी को कि ताऊ जी आपको कहीं देखा है, राइट। ऐसे करते तो लपड़ पड़ सकता है ना, आप पहचान जाते हो उनको। तो ऐसे ही जो आपके काम के हैं, ताऊ जी बहुत काम के हैं भाई, रोज मिलेंगे और तुम ये नहीं कह सकते। ऐसे ही इन वर्ब को ये रोज मिलना है इनसे, इनको पहचानना पड़ेगा कि ये तो बहुत काम की वर्ब है। जाइन, हाइसन, वेर्डन, ब्लाइबन, ये 4 ही वर्ब है नॉमिनेटिव। तो लेकिन आकुजाटिव, डाटिव का कैसे पता चले? डाटिव वर्ब्स का तो बहुत ही इजी काम है। जो डाटिव वर्ब्स हैं, ये तो मैंने कई बार अपने स्टूडेंट्स को बोला है कि देवजी हैं पास, देवजी हैं पास, मतलब मेरा नाम देवकरण है, मैं आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर बता दूं तो मैं पास हूं एज ए टीचर। तो ये तो जर्मन्स ने देव जी है पास, देव जी है पास, देव जी है पास, देव जी, जी 3 बार है भाई, देव जी है पास। तो ये देव जी है पास, ये डाटिव वर्ब्स है एक्चुअली। ये मत सोचना कि जर्मन गवर्नमेंट ने मेरा नाम ध्यान में देख के हुए बनाया है, ये तो मैंने जबरदस्ती ओढ़ लिया इसको, जबरदस्ती ऐसे लिख दिया इसको, देव जी है पास। सो डी स्टैंड्स फॉर डांकन। अब कोई और ढूंढ लाएगा उसका अलग है एक चीज, उसके लिए फिर कभी बुलाऊंगा आपको ऑनलाइन कि इसके अलावा अगर कोई होगा तो क्या होगा। अभी आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी तो आप इतना देखो फॉर द टाइम बीइंग देव जी है पास, इसको मान के चलो ये डाटिव है, ये नॉमिनेटिव है, और जो बच गई वो सारी आकुजाटिव है। लिख देता हूं यहां पे, डांकन, एस गेट, फोल्गन, गिह्योरन, ग्राटुलियरन, गिफालन, हेल्फन, पासन, पासियरन, अंटवर्टन और श्मेकन। ये डाटिव वर्ब्स हैं। आप अगर ये मान लो फॉर द टाइम बीइंग कि यही रहे डाटिव वर्ब, बस ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना अपन को बेसिक लेवल पे, तो ये डाटिव वर्ब है और ये नॉमिनेटिव वर्ब है, और इसके अलावा जो भी बच गई उनको आप आकुजाटिव मान लो। अभी तो मान लो उनको आकुजाटिव, उससे आपकी आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व ही हो जाएगी। अब इनका मीनिंग पे अभी मैं नहीं जाना चाहता, बट एक बार ब्रीफ में लिख देता हूं, क्योंकि अभी मैं सेंटेंस बनाऊंगा तो हो सकता है आपसे भी बनवाऊं। डांकन का मतलब है, आप इनको कम से कम पहचान लो, ये दिखें तो इनको नमस्ते तो कर लो आप, बाद में नाम याद आता रहेगा, देखते ही पहचानना तो चाहिए आपको कि हाँ ये तो डाटिव है, यस, ये क्लिक करना जरूरी है। डांकन इज टू थैंक, धन्यवाद देना। एस गेट, हालचाल पूछने और बताने के लिए, हालचाल। टू आस्क फॉर वेल बीइंग, हालचाल पूछना या बताना। फोल्गन का मतलब है टू फॉलो, टू फॉलो। गिह्योरन का मतलब है टू बिलोंग टू। ग्राटुलियरन टू कॉन्ग्रेचुलेट, हिलो मत भाई, आज कई लोग आ रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेट। गिफालन का मतलब है पसंद आना, करना नहीं, समथिंग, जो आपको कोई चीज पसंद आती है, पर्सन भी हो सकता है, पसंद करना नहीं, आप करते नहीं, आ ही जाती है पसंद,
यार ये चीज तो देखते ही पसंद आ गई मुझे। हेल्पन का मतलब है टू हेल्प, क्योंकि पसंद करने के लिए तो अलग वर्ब है। पासन का मतलब है टू फिट या टू सूट, इट सूट्स यू, राइट। पासिरन का मतलब है टू हैपन। आंटवोर्टन का मतलब है टू आंसर। और स्मैकन का मतलब है टू टेस्ट। ये नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव का पूरा इलाज आज करेंगे और बाकी दूसरी चीजें कल लूंगा, परसों लूंगा, राइट। सो नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव, एक्चुअली इसमें प्रीपोजिशन भी इंक्लूडेड है। पूरा कॉन्सेप्ट, फिर दिक्कत नहीं आने वाली। ये वर्ब इनको जी भर के देख लो, इनको अभी देखो, फिर घर पे देखो, इनको लिखो और इनसे पूरी पक्की दोस्ती करनी पड़ेगी। इनको देखते ही पता चलना चाहिए, अरे सुरेश जी नमस्ते, ऐसे ही इनको देखते ही डाकन, डाकन मत समझ लेना, डांकन बोला है मैंने, डांकन, एसगेट, फॉलगन, गिह्योरन, ग्राटुलियरन, गिफालन, हेल्फन, पासन, पासियरन, आंटवोर्टन, श्मैकन, ये आपको तुरंत क्लिक करनी चाहिए कि ये तो वही है। हाँ, तो अभी अगर इनको आपने अगर आंखों से स्कैन कर लिया सपोज कि ये डांकन है, तो अगर सेंटेंस बनाना पड़ेगा जब आपको, मतलब अपन इस बात को इनसे जोड़ रहे हैं हम लोग कि जब मैं सेंटेंस बनाऊंगा आई विजिट यू और यू विजिट मी, जब ये सेंटेंस बनेगा तो ये वर्ब एक्चुअली डिसाइड करेगी। अभी फॉर द टाइम बीइंग, प्रीपोजिशन की तो अपन ने बात नहीं करी, तो ये वर्ब डिसाइड करेगी कि उसके बाद में जो आ रहा है ऑब्जेक्ट वो आकुजाटिव होगा कि डाटिव होगा, ये वर्ब डिसाइड करेगी। यस, इश पहली लाइन तो सब्जेक्ट की है और दूसरी और तीसरी ये दोनों ही लाइन ऑब्जेक्ट की है। अब वर्ब कैसे डिसाइड करेगी, क्योंकि वर्ब को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि वर्ब नॉमिनेटिव, आकुजाटिव या डाटिव है। ऑब्जेक्ट तो नॉमिनेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि नॉमिनेटिव तो सब्जेक्ट है। ये देखो, ऑब्जेक्ट तो या तो आकुजाटिव हो सकता है या डाटिव हो सकता है, नॉमिनेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्ब सपोज विजिट है, विजिट को जर्मन में लिखते हैं बेजूखन, अभी पहले वाली लिखा था उस पे स्लाइड पे बेजूखन, पहले वाले पेज पे हमने बेजूखन लिखा। अब बेजूखन का मतलब है टू विजिट। अब आपको यह देखना पड़ेगा कि ये जो बेजूखन वर्ब है ये नॉमिनेटिव है, आकुजाटिव है या डाटिव है। तो नॉमिनेटिव में तो चार ही हैं, तो इसमें तो ग्लाइबन है, बेजूखन तो है नहीं। डाटिव में देफ जी है पास, देफ जी है पास, इसमें तो बी से कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब ये होगी आकुजाटिव। ऐसे हर बार वर्ब को देखते ही आपको पता चलेगा कि नॉमिनेटिव, आकुजाटिव या डाटिव, और अकॉर्डिंगली उसका केस डिसाइड हो जाएगा। यस, उसको देखते ही आपको बताना पड़ेगा आकुजाटिव। अब इस सेंटेंस में अगर मैं बोलूं आई विजिट यू, आई विजिट यू, तो अब ये विजिट आपको मैंने बता दिया कि ये नॉमिनेटिव तो नहीं है, आपको दिख भी रहा है सामने बोर्ड पे, ये नॉमिनेटिव नहीं है, ये आकुजाटिव भी नहीं है, तो ये नहीं, आकुजाटिव तो है, विजिट हो गया ना, ये डाटिव नहीं है, नॉमिनेटिव नहीं है और डाटिव नहीं है, तो इसका मतलब ये आकुजाटिव है। तो आकुजाटिव है तो इसके बाद में जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो आकुजाटिव होगा। इसका वर्ब का कंजुगेशन हमने अभी देखा था, इसके हिसाब से ये ई एस टी 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 ई एन और ई एन होता है। तो आई विजिट यू का अभी बनेगा इश, आई तो यहां से ले लिया आपने, इश बिजुक है, ये ई, क्योंकि इसके साथ कोई भी वर्ब आए उसका एंडिंग हम लोग ई करते हैं, इस बिजुक है। अब ये वर्ब आकुजाटिव है, इसलिए ये जो ऑब्जेक्ट आएगा ये भी आकुजाटिव ही आएगा। आई विजिट यू, यू के लिए सपोज आपने डू लिया, ये तू है ना, तुम, तू, सपोज अपन ने इसको लिया, तो अब ये वर्ब आपको पता चल गया आकुजाटिव है, तो तू का ये तो है नॉमिनेटिव, मतलब ये तो सब्जेक्ट के लिए है, आकुजाटिव में ये वाला है, तो इस बिजुक है डिश होगा, डियर नहीं हो सकता, इस बिजुक है डिश, इस बिजुक है डिश होगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट आएगा वो आकुजाटिव आएगा, वर्ब आकुजाटिव है केवल इसलिए। अगर कोई बोले कि मैं सेंटेंस ऐसे बनाऊं, आई एम हेल्पिंग यू, हेल्पिंग के लिए वर्ब है हेल्पन,
आई एम हेल्पिंग यू। आई एम क्यों लिख रहा हूं भाई मैं, एम तो बताया नहीं आपको, वो इसलिए क्योंकि जर्मन में कंटिन्यूअस और इंडेफिनिट सेम ही होता है, अलग अलग होता ही नहीं, तो उसको आप सुन तो लिया करो, उसको काउंट मत किया करो। आई एम हेल्पिंग यू और आई हेल्प यू दोनों का कॉन्टेक्स्ट में पता चल जाता है आराम से। सो आई एम हेल्पिंग यू, तो एम को तो आपको सुनना ही नहीं है, हेल्प का कॉन्जुगेशन कर देना है वर्ब का इश के हिसाब से। तो हेल्प वर्ब नॉमिनेटिव है, एक्यूजेटिव या डाटिव? तो नॉमिनेटिव में तो हेल्पन नहीं है, डाटिव में हेल्पन है, राइट? ये रही हेल्पन डाटिव है। अगर हेल्पन डाटिव है तो इसके बाद में जो ऑब्जेक्ट आएगा वो डाटिव आएगा, यस। तो आई एम हेल्पिंग यू, आई के लिए इश, हेल्प है, आपकी बार डिश नहीं आ सकता, यू के लिए आपके पास डियर आएगा। क्यों भाई? क्योंकि वर्ब डाटिव है, जब वर्ब डाटिव है तो ऑब्जेक्ट भी डाटिव होगा। इश हेल्प है डियर, इश हेल्प है डियर, आई एम हेल्पिंग यू, डिश नहीं आ सकता। ये वर्ब डिसाइड कर देती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, आप इस बात को फील करोगे। तो सेंटेंस मेकिंग का बेसिक स्ट्रक्चर नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, डाटिव का फॉर्मूला तो ऐसे काम करता है, या तो कोई वर्ब ये होगी, ये होगी, या कोई और होगी, कोई और कुछ भी हो सकती है। हाँ, कुछ भी हो, अगर वो वर्ब है और इन दोनों में नहीं है तो अभी फॉर द टाइम बीइंग आप ये मान के चलोगे कि वो डेफिनेटली फिर एक्यूजेटिव ही है। तो अगली बार जब आपको कोई वर्ब दिखे, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई वर्ब दिख सकती है कोखन, कोई वर्ब दिख सकती है जूखन, ब्राउखन, माखन, ब्रिंगन, नेमन, अभी आपको पता नहीं है शायद ये सारे मीनिंग पता भी हो, लेकिन ऐसी कोई भी वर्ब दिखे तो आपको क्लिक करना चाहिए एक्यूजेटिव, क्योंकि देव जी पास में नहीं है अभी फॉर द टाइम बीइंग। अगर आपसे मैं पूछूं जी भर के आपने अगर इनको देख लिया है, नहीं तो देख लेना, इनको जी भर के आपने देख लिया है तो आपको पता चलेगा कि ये तो डाटिव है। तो अगली बार जब कोई भी वर्ब दिखे आपको, फॉर एग्जांपल मैं एक वर्ब लिखता हूं यहां पे म्योगन, ये कौन सी है, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव या डाटिव? म्योगन एक्यूजेटिव, यस। अगर मैं बोलूं आपको कि आप ये बताओ मुझे, तो आपको शायद पता नहीं कोई वर्ब, नहीं मैं बोलूं फरब्रिंगन, ये वर्ड कौन सी है, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव या डाटिव? एक्यूजेटिव। आपको पता चल रहा है, आपने शायद नहीं पढ़ी वर्ब फिर भी पता चल रहा है। हाँ, क्योंकि इतना तो पता चलेगा, जिन लोगों को आपने जिंदगी में देख रखा है, आप उनको नाम याद नहीं आए बट फिर भी पता चल जाता है ये तो मैंने रमेश की शादी में इस आदमी से मिला हूं यार, तो ये तो पता चल गया कि ये मेरे रिश्तेदारी में, मैं तो इसको जानता नहीं हूं लेकिन देखा है। ऐसे ही जो डाटिव वर्ब है, डाटिव वर्ब और नॉमिनेटिव वर्ब तो आपको बहुत अच्छे से जाननी है, और उसके अलावा आते ही कम से कम ये तो पता चलेगा कि ये एक्यूजेटिव है। और जैसे जैसे आपकी ये बढ़ती जाएगी दोस्ती, जितना अच्छे से पहचानते जाओगे उतना आप थोड़े फ्री होते जाओगे। ग्रामर के रूल्स का यही मतलब है। तो जब मैंने म्योगन लिखा आपने बोल दिया एक्यूजेटिव, सही बोला आपने। जब अगर मान लो मैं एक वर्ब लिखता हूं यहां पे, आप कोई भी वर्ब जर्मन की आप रिकॉग्नाइज करोगे, ये नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, डाटिव में से कौन सी है? ये डाटिव, यस, बिकॉज ये इसमें बैठी होगी जरूर। देव जी हैं पास, देव जी हैं पास, अंटवोर्टन, तो ये डाटिव है इसमें। तो आप हर बार रिकॉग्नाइज करने ही वाले हो, क्योंकि उसमें या तो होगी या नहीं होगी, राइट? सो ऐसे आपको वर्ब को रिकॉग्नाइज करना है, फिर उसका केस एक्यूजेटिव या डाटिव उसके हिसाब से डिसाइड होगा। ये तो हुई पहली बात। अब दूसरी बात पे आएंगे हम लोग। जो नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, डाटिव केवल वर्ब से ही डिसाइड हो जाता तो बात कुछ और थी, लेकिन केवल उससे डिसाइड नहीं होता। जब आप थोड़ा आगे चलते हो तो प्रीपोजिशन करके बीच बीच में कई दिखती हैं आपको। आप अगर प्रीपोजिशन को रिकॉग्नाइज कर जाओ तो आपका नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, डाटिव का कॉन्सेप्ट ये समझ लो कि फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। धीरे धीरे वर्ब से तो परिचय हो जाएगा, लेकिन ये प्रीपोजिशन हर दूसरे, हर पांचवें सेंटेंस में आपको प्रीपोजिशन दिखेगी नहीं दिखेगी, उसके बिना बात बन ही नहीं सकती। तो सेंटेंस बनाएंगे अपन
बट सबसे पहले एक तरफ मैं ये लिख देता हूं, फिर साथ साथ सेंटेंस बनाते चलेंगे हम लोग कि इश मिश मियर, डू डिश डियर, एयर इन ईम, एस एस ईम, जी जी ईयर, वियर उन्स उन्स, ईयर ऑइश ऑइश, जी जी इनन। ये पर्सनल प्रोनाउन है सारे, राइट, जो हमने अभी देखे। इन पर्सनल प्रोनाउन के अलावा जैसे सब्जेक्ट मैंने बोला या तो ये हो जाता है या फिर प्रीपोजिशन पे आने से पहले यहाँ पे वो टेबल लिख देता हूँ, डेर दी दास दी की, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज में मैंने आपको बोला कि 3 आर्टिकल है, मतलब 3 तरह के जेंडर है, वो मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल। ये भी हम लोग सेंटेंस में लेंगे तब आपको पूरा समझ में आएगा। डेयर, दी, दास और दी, ये ऐसे जर्मन में जेंडर है। जो डेयर है वो मैस्कुलिन, दी है वो फेमिनिन, ये दास जो है वो न्यूट्रल और ये प्लूरल। तो जैसे इश मिश मियर की टेबल लर्न करते हो वैसे ही आप डेयर दी दास दी, ये पहली लाइन है नॉमिनेटिव के लिए, डेन दी दास दी, ये दूसरी लाइन है आकुजाटिव के लिए, और डेम डेयर डेम और डेन प्लस एन, टी मत समझ लेना, डेन प्लस एन, ये लास्ट वाली जो लाइन है वो डाटिव के लिए। ये कब काम में आएगा भाई? ये काम में जब आएगा जैसे मान लो कि फादर का आर्टिकल है डेयर, डेयर फाटर, डेयर फाटर मतलब पापा, भाई को बोलेंगे डेयर ब्रूडर। इसका भी एक अलग से सेशन एक दिन लिया था, फिर एक दिन ले लूंगा कि डेयर दी का कैसे पता चलता है अपन को। तो जैसे मम्मा को बोलना हो तो दी मुटर, मान लो बुक बोलना हो तो दास बुक। ये आपको टाइम के साथ याद होते हैं, आपको हर बार कोई नया वर्ड सीखो तो इनके साथ सीखना चाहिए। अब जहां जहां डेयर है उसका जो वर्ब का कंजुगेशन होगा, हर बार वर्ब का हम कंजुगेशन करते हैं तो इसके हिसाब से उसको ई कर देते हैं, इसके हिसाब से वर्ब का कंजुगेशन ई करते हैं हम लोग, डू के हिसाब से एस टी करते हैं, एयर टी टी और टी करते हैं, वियर का ई एन और ईयर का टी, और इधर जी जी छोटा वाला जी होगा तो भी इसी तरीके से इनन इनन इनन, तो उसका ईएन करेंगे हम लोग। ऐसे हम लोग वर्ब का कंजुगेशन करते हैं, यही डिस्कस किया अपन ने अभी। मान लो फाटर हुआ तो फाटर का मतलब है मैस्कुलिन। देखो ये जो डेयर दी दास लिखा हुआ है ये एक्चुअली शॉर्ट में आप इसके भी देख सकते हो। डेयर के अंदर ईआर तो ऑलरेडी है, डेयर के अंदर लास्ट में देखो तो ईआर दिख रहा है, और दी में लास्ट में ई दिख रहा है, और दास में लास्ट में एस दिख रहा है। तो आप ये समझ लो ये जो एयर है वो एक्चुअली डेयर के लिए ही है, जो एयर है वो डेयर के लिए ही है क्योंकि इसी में तो ई आर निकला है। ये जो दास है उसी का एस, ये एस है ये मान लो आप, और ये जो दी है इसका ये जो लास्ट वाला है यही है। तो इसका मतलब अगर कोई सिंगुलर होगा, जैसे मान लो कि पापा है, डेयर फाटर, ये वर्ड होगा, मैं बोलूं कि द फादर इज विजिटिंग मी, विजिट के लिए हमने विजुखन किया, फादर इज विजिटिंग मी, तो ही इज विजिटिंग मी, वर्ब का कंजुगेशन में टी लगता है तो फादर इज विजिटिंग मी उसमें भी टी लगेगा क्योंकि फादर इज मैस्कुलिन, और एयर वाली लाइन है वो मैस्कुलिन के लिए आती है। अगर मैं बोलूं सी इज विजिटिंग मी, तो सी तो फेमिनिन के लिए, कोई भी फेमिनिन, राइट, आंटी हो सकती है, मम्मा हो सकती है, गर्लफ्रेंड हो सकती है। सी इज विजिटिंग मी, तो सी के लिए हम लोग जब वर्ब में कंजुगेट करते हैं तो टी लगाते हैं। तो ऐसे ही दी मूटर फेमिनिन है, सिंगुलर है, तो उसके भी वर्ब कंजुगेशन में टी लगेगा। तो हर बार हम लोग ये देखेंगे और उसी हिसाब से अभी सेंटेंस बनाएंगे तब आपको क्लैरिटी आएगी थोड़ी सी और। तो नॉर्मली हम लोग नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव सबसे पहले हम लोग वर्ब से डिसाइड कर लेते हैं जो हमने अभी देखा। उसके अलावा सेकंड चीज जो मोस्ट डिसाइडिंग फैक्टर है वो प्रीपोजिशंस होती हैं।
सारी प्रीपोजिशन अभी मैं आपको आधे घंटे में नहीं बता सकता, लेकिन वो कौन कौन सी होती हैं ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं हम लोग। फटाफट एक एक मीनिंग बता सकता हूं मैं। कई बार प्रीपोजिशन के भी मल्टीपल मीनिंग होते हैं, राइट। एक अलग से वीडियो भी बनाया था मैंने, वो भी आप देख सकते हो। बट आपको पता चल जाएगा कि ये प्रीपोजिशन है तो डाटिव भी आएगी, ये प्रीपोजिशन है तो आकुजाटिव भी आएगा। जैसे वर्ब से डिसाइड करते हैं ऐसे ही प्रीपोजिशन से भी डिसाइड कर लेते हैं हम लोग सेंटेंस मेकिंग में। सो प्रीपोजिशन भी, वर्ब जो है ये पर्सनल प्रोनाउन को हमने नॉमिनेटिव आकुजाटिव में डिवाइड किया, नॉमिनेटिव आकुजाटिव डाटिव। इसका मतलब है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसे ही हमने वर्ब को डिसाइड कर लिया, नॉमिनेटिव आकुजाटिव और डाटिव। ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये वर्ब्स हैं सारी, नॉमिनेटिव आकुजाटिव डाटिव। इसकी भी हमने लिस्ट बना ली कि नॉमिनेटिव में जाइन हाइसन वेल्डन ब्लाइबन। ऐसे ही डाटिव की हमने बना ली, देवजी है पास। दोबारा नहीं लिखूंगा पूरा, बाद में बैक करके देख लेना आप। देव जी है पास। तो नॉमिनेटिव आकुजाटिव डाटिव जो डिसाइड करेंगे या तो इन वर्ब से करेंगे, ये और ये वर्ब अगर नहीं आ रही है तो सारी वर्ब फिर आकुजाटिव होनी चाहिए। लेकिन अगर वर्ब से डिसाइड नहीं होगा तो फिर वो केवल प्रीपोजिशन से और डिसाइड हो सकता है। पर्सनल प्रोनाउन नॉमिनेटिव आकुजाटिव डाटिव में, वर्ब्स नॉमिनेटिव आकुजाटिव डाटिव में डिसाइड हुई। अब तीसरी चीज है प्रीपोजिशंस, जर्मन में लिखते हैं हम लोग प्रीपोजिशन। जो प्रीपोजिशंस हैं वो भी नॉमिनेटिव आकुजाटिव डाटिव में डिसाइड होती है। इस हिसाब से डिवाइडेड है वो तीन चीजों में। तो कौन सी प्रीपोजिशंस आकुजाटिव होंगी, कौन सी डाटिव और कौन सी टू वे, राइट। एक दिन अलग से प्रीपोजिशन को भी डिटेल में समझाऊंगा आप लोगों को, पहले भी आपको पता होगा थोड़ा, फिर भी अभी केवल पहचानने के लिए यहां सबसे पहले मैं नॉमिनेटिव लिखूंगा। नॉमिनेटिव प्रीपोजिशन होती है क्या? होती ही नहीं। तो गलत लिख रहा हूं फिर मैं? हाँ बिल्कुल गलत लिख रहा हूं। प्रीपोजिशन नॉमिनेटिव होती नहीं। प्रीपोजिशन या तो आकुजाटिव होती है या डाटिव होती है या फिर टू वे। टू वे का मतलब है कई प्रीपोजिशन ऐसी हैं जो नॉमिनेटिव भी खेल लेती हैं, डाटिव भी। उसका रीजन भी बताऊंगा आपको। जैसे टू वे, टू वे, टू वे का मतलब है सेम प्रीपोजिशन कैन बी आकुजाटिव और डाटिव। नॉमिनेटिव तो होती नहीं, आकुजाटिव और डाटिव इनकी कैटेगरी है बाकायदा। सो जो नॉमिनेटिव केस है उसका तो प्रीपोजिशन से कोई लेना देना ही नहीं है। नॉमिनेटिव तो सब्जेक्ट है, वो तो आ चुका। वर्ब के बाद में हम लोग प्रीपोजिशन यूज करते हैं। सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखा करो। जर्मन बहुत फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, आप सब्जेक्ट को पहले नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, राइट। लेकिन नॉर्मली हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, आराम पाएंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद में वर्ब को सेकंड पोजीशन पे हमेशा दिमाग में आपको रखो। कोई स्पेशल केसेस की बात छोड़ दो, नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर में वर्ब की पोजीशन सेकंड रखेंगे। प्रीपोजिशन वगैरह जो भी आएगा वो उसके बाद में लिखेंगे हम लोग, ठीक है। सो फर्स्ट कैटेगरी की प्रीपोजिशन है आकुजाटिव प्रीपोजिशंस। इसमें है बेफुडोग है, बेफुडोग है, ये है। बे का मतलब है बिस, फ्यूर, डुर्स, ओने, गेगन और एंटलांग। अब आपको इसका मीनिंग याद तो होता रहेगा, लेकिन एटलीस्ट आपको बेफुडोग है, इसमें फूड भी है और डॉग भी है, ये ध्यान रखना आपको। ये देखो FUD, अरे तो स्पेलिंग अलग है भाई फूड की, हाँ, और डॉग भी है इसमें, देखो डॉग। बेफुडोग है, ये प्रीपोजिशन जहां पे दिख जाए तो इसके बाद में केस हमेशा आकुजाटिव आएगा, क्योंकि ये प्रीपोजिशन ही आकुजाटिव है। यस। डाटिव, डाटिव में है बेमानव जात्सा, ये तो मानव ही नहीं है भाई। बेमानव, बेमानव जात्सा, ओके, बेमानव जात्सा, जात्सा, बेमानव जात्सा। आ में दो बार आ कर दो,
राइट, बेमानव जातसा। लिखता हूं इसका एक एक का मीनिंग लिखता हूं, पहले 10 कर दी ना। ये बाई हो गई, मिट हो गई, अब हो गई नाक, ये दूसरा ए है, ये आउस, फोन, जाइट, गेगन यूबर, सू और अन फॉर बाई। इनके मीनिंग नहीं लिखूंगा मैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा और आप शायद इतना झेल नहीं पाओगे, टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। तो एक बार आप केवल इतना देख लो कि ये आकुजाटिव प्रीपोजिशन है। इनको अलग से डिटेल में आप दूसरे वीडियो में भी देख सकते हो, इसी में शायद मिल जाएगा आपको जर्मन स्पीकर्स क्लब में, इनको अलग अलग भी मैंने समझाया है। बट अभी फॉर द टाइम बिंग आप इतना देख लो कि ये जो आकुजाटिव प्रीपोजिशंस हैं, ये दिखते ही गोली मत मार देना, ये आकुजाटिव प्रीपोजिशन दिखते ही आप ये समझ जाना कि इसके बाद में केस आकुजाटिव ही होगा, इसके बाद में केस आकुजाटिव ही होगा, मतलब ऑब्जेक्ट ये बीच वाला आएगा भाई आकुजाटिव में। अगर प्रीपोजिशन ये दिख जाए आपको, मीनिंग तो आप समझ लोगे, ये बेमानव जाक्सा दिख जाए कहीं पे तो समझ लो ये तो डाटिव है, और इसके बाद में तो डाटिव ही आएगा केस। मैं अभी एग्जांपल दूंगा आपको कुछ। और टू वे थर्ड कैटेगरी की प्रीपोजिशंस हैं, वो है फात्सु नाई यू। एक नाई है जो आपको फंसाने के लिए आता है, फात्सु नाई, उसका नाम ही फात्सु है, फात्सु नाई यू, उमलाउट वाला जाल लेके आता है पूरा फंसाने के लिए। देखो जाल गले में डाल देता है आपके, ये देखो ये जाल है। ये है फॉर, अन, स्विशन, हिंटर, उंटर, नेबन, अन आ गया यहां पे, आउफ, इन और यूबर। ये आपको पहचानना पड़ेगा। अगर आपको ये दिख जाए कि ये वाली प्रीपोजिशन आ रही है तो मतलब केस आकुजाटिव होगा। एग्जाम्पल एक दो देता हूं मैं, जैसे फ्यूर का मतलब है फोर, आई एम कमिंग फॉर यू, आई एम विजिटिंग हिम फॉर यू। पहले वाला सेंटेंस हमने बनाया था आई एम विजिटिंग हिम, आई एम विजिटिंग हिम, ये सेंटेंस हमने बनाया इस बिजुक है इन। मैंने बोला था आई एम विजिटिंग यू, तो यू का मैंने डिश किया था, तो डिश इसलिए किया क्योंकि डू का आकुजाटिव डिश होता है, डू का डिश किया मैंने आकुजाटिव, क्योंकि बेजुखन आकुजाटिव वर्ब है। आकुजाटिव ही है क्या? हाँ, क्योंकि ये नॉमिनेटिव में नहीं है और इसमें नहीं है, इसलिए हमने इसको आकुजाटिव किया। आई एम विजिटिंग हिम, हिम करूंगा तो हिम तो ही से निकलेगा ना, तो ही का आकुजाटिव हिम इन होता है, इसलिए मैंने यहां इन किया है। आपने देखा सेंटेंस तो यू बोला था और अभी इन कर दिया। आई एम विजिटिंग हिम, आई एम विजिटिंग यू करूंगा तो इस बेजुक है डिश। आई एम विजिटिंग हर करूंगा तो हर तो सी के हिसाब से यह आ जाएगा, आई एम विजिटिंग हर। मैं आपको विजिट कर रहा हूं तो आप तो ये है बड़े वाले जी, तो ये जी आ जाएगा, इस बेजुक है जी। अब अगर मान लो मैं ये बोलूं आई एम विजिटिंग हिम फॉर यू, तुम्हारे लिए कर रहा हूं, तुमने कहा मैं इसलिए कर रहा हूं फॉर यू, तो फॉर के लिए ये वाली प्रीपोजिशन है फ्यूर, कहां गई ये रही फॉर। अब अगर मान लो यहां पे मैं लिखूं फ्यूर, अब मैंने बोला आई एम विजिटिंग हिम फॉर यू, यू के लिए फिर से डू, लेकिन डू नहीं लिख सकता क्योंकि डू तो सब्जेक्ट के लिए आता है और ये प्रीपोजिशन तो ऑब्जेक्ट के लिए आती है, प्रीपोजिशन कभी सब्जेक्ट के लिए आती नहीं। तो प्रीपोजिशन या तो आकुजाटिव हो सकती है या डाटिव हो सकती है, तीसरा तो ऑप्शन ही नहीं है। देखो इसमें अगर तीसरा ऑप्शन ही नहीं है, हाँ, तो फिर मैं डू की जगह डिश करूंगा। अब वर्ब डिसाइड कर रही थी वो तो यहां तक कर रही थी, अब जब प्रीपोजिशन आ जाती है तो उसके बाद में वर्ब की नहीं चलती, प्रीपोजिशन के आने के बाद में प्रीपोजिशन की चलती है। तो आई एम विजिटिंग हिम फॉर यू, तो यू के लिए फिर डिश आ जाएगा, इस बेजुक है इन फिर डिश,
आई एम विजिटिंग हिम फ्यूर डिश। ये वाले ग्रुप में मैंने उन्हीं को बुलाया था जो ऑलरेडी थोड़ा बेसिक जानते हैं ना, एटलीस्ट A1 कर रखा है। तो आई थिंक आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया ऑलरेडी हो रहा होगा, है ना। एडवांस में और ज्यादा एडवांस में मैं जानबूझ के बात इसलिए नहीं कर रहा कि अलग से एडवांस वालों के लिए बात कर सकते हैं, बट एक साथ फिर एकदम से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे लोग। सो मैं इतना कोने में लिख रहा हूं, उसका भी शायद आपको दिक्कत हो रही हो। मैं इसको बीच में ले आता हूं, क्योंकि मैं ला तो सकता ही हूं, ले आता हूं, ठीक है। ये वाला ये हो गया। अब सेंटेंस थोड़े 2-5 खुल के लिखता हूं मैं। आई एम विजिटिंग यू फॉर हिम। पहले लिखा था मैंने आई एम विजिटिंग हिम फॉर यू। आई का ये है, यू का ये है, ही, इट, सी, वी, यू ऑल, और आप वाला यू यहां पे ये है। तो जब मैं बोलता हूं आई एम विजिटिंग, एम को तो आप काउंट ही मत किया करो, विजिट को ले लो सीधा। इज आर एम ऑलरेडी इंक्लूडेड ही रहता है अगर कोई और वर्ब है तो। विजिट है अपने पास तो इज आर एम की कोई वैल्यू नहीं है, तो उसमें अंडरस्टूड ही है। आई एम विजिटिंग यू फॉर हिम, तो आई को लो सबसे पहले। आई तो ये रहा इश, क्योंकि सब्जेक्ट के लिए पहली लाइन में से ही लेते हैं ना, इसलिए ले रहा हूं मैं। आई एम, आई ये ले लिया, इश। विजिटिंग बिजुखन वर्ब है अपने पास, बिजुखन, तो इसके साथ ई लगता है, इस बिजुख है। आई एम विजिटिंग यू। अब ये बिजुखन वर्ब आकुजाटिव है, क्योंकि ये नॉमिनेटिव में नहीं है और डाटिव में नहीं है, तो आकुजाटिव ही हुई। तो आई एम विजिटिंग यू, यू का हुआ डिश। डिश क्यों? क्योंकि डू का ये डू है, इस डू का आकुजाटिव फॉर्म। आकुजाटिव क्यों? क्योंकि वर्ब आकुजाटिव है इसलिए। तो इस बिजुक है डिश। अब फ्यूर आएगा यहां पे क्योंकि ये प्रीपोजिशन आ गई। इन प्रीपोजिशन का आपको अगर एक बार मीनिंग पता चल गया तो आपको क्लिक तभी करेगा कौन सी प्रीपोजिशन, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि दिनेश जी कौन है तो किसके जाके भिड़ोगे, तो पता तो होना चाहिए दिनेश जी कौन है। ऐसे ही सुरेश जी कौन है, इनके नाम आपको पता चलेंगे, इनके मीनिंग पता चल जाएंगे। तो जहां पे फॉर चाहिए वहां पर्टिकुलर फॉर के पास जाओगे, विद चाहिए तो विद के पास जाओगे, ऐसे करके। सो फॉर फ्यूर को बोलते हैं और फ्यूर है आकुजाटिव। फॉर फ्यूर को बोलते हैं, फ्यूर है आकुजाटिव। तो यहां पे जब मैं फ्यूर बोलता हूं, फ्यूर आते ही, प्रीपोजिशन आते ही फिर वर्ब की नहीं चलती। प्रीपोजिशन के बाद में हम लोग प्रीपोजिशन की चलाते हैं। प्रीपोजिशन स्ट्रॉन्ग है, सो फ्यूर जो है वो आकुजाटिव है, तो इसके बाद में जो भी आ रहा है, पर्सनल प्रोनाउन आ रहा है या कोई भी नाउन आ रहा है, आकुजाटिव फॉर्म में आएगा। हिम जो है वो ही के हिसाब से, ही का ही तो हिम बनता है, तो एयर का आकुजाटिव इन होता है, तो यहां पे इन करूंगा मैं, इन। तो ये सेंटेंस हुआ, इश बिजुक है डिश फ्यूर इन, उसके लिए विजिट कर रहा हूं। अब इससे उल्टा, इस बिजुक है हिम, मतलब तुमको नहीं, अब की बार हिम पहले ले लिया मैंने, तो यहां तक तो सेम ही है, विजिट तो मैं ही कर रहा हूं, आई एम विजिटिंग यहां तक तो ये तो सेम हो गया। इस बिजुक है, अब की बार डू का डिश नहीं होगा, अब की बार ही के हिसाब से आकुजाटिव होगा, तो इन हो रहा है भाई, इन। फोर तो वो का वो है, और ये आकुजाटिव लेगा यू का, मतलब डू का आकुजाटिव डिश। ये हमने एक आकुजाटिव प्रीपोजिशन लेके देखा केस, आकुजाटिव प्रीपोजिशन। आई एम विजिटिंग हर फॉर यू, इस बिजुक है डिश। आई एम विजिटिंग, इस बिजुक है जी फ्यूर डिश। यस सर, सही लिख रहे हैं आप लोग। ओके नाइस, आपको देख के अच्छा लग रहा है, यहाँ पे इतने लोग आएंगे मुझे पता ही नहीं था, अच्छा लग रहा है। ऐसे अगर आप लोग बहुत सारे लोग आओगे तो मैं बार बार ऑनलाइन आऊंगा फिर, क्योंकि मुझे चस्का लग जाएगा ना, थोड़ा थोड़ा तो लग गया एक्चुअली, पिछले 8-7 महीने से मैं ये काम कर रहा हूँ, तो थोड़ा थोड़ा चस्का लग गया मुझे। तो इट्स नाइस टू सी यू ऑल हियर। ओके गुड। सो हर बार कोशिश करूंगा कुछ और, राइट। आप कोई एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिखोगे तो हम ट्राई करेंगे, ठीक है। सो
इस बिजूक है, हिम किया तो इन हो गया, और फिर आकुजाटिव के बाद में आकुजाटिव आया यहां पे। अब एक डाटिव का लेके देखते हैं। डाटिव जैसे फॉर एग्जांपल मिट है, मिट का मतलब है विद। अगर मैं बोलूं आई एम विजिटिंग हिम विद यू, कि मैं तुम्हारे साथ उसको विजिट कर रहा हूं, आई एम विजिटिंग हिम विद यू, तो विद तो मैंने आपको बोला मिट है जो कि डाटिव लेगा। आई एम विजिटिंग हिम विद यू। आई एम विजिटिंग यहां तक तो सेम ही है, इश बिजूक है, हिम बिजूक है आकुजाटिव है, तो ये यहां तक तो सेम ही है, तो इसको इन भी ले लेते हैं। इस बिजूक है इन विद यू, तो विद देख लो कौन सी है, विद मिट थी। इस बिजूक है इन मिट, डाटिव लेगा क्योंकि मिट तो डाटिव है, तो यू का आपकी बार डाटिव देखेंगे हम लोग, यू तो डू है और डू का डाटिव डियर, डियर में पहुंच गए हम लोग। इस बिजूक है इन मिट डियर। अब कई लोगों को दिक्कत क्या आती है, सबसे पहले ये बात बताऊं आपको मैं, जनरली जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि मेरे से नहीं बन रहे सेंटेंस, तो नहीं बन रहे, मैं समझ सकता हूं क्यों नहीं बन रहे। वो इसलिए नहीं बन रहे क्योंकि पट्टे ने वो याद ही नहीं किया इस मिसमियर, टेबल तो याद करनी पड़ेगी। अक्सर मैंने देखा कि मेरे से नहीं बन रहे, और फिर मैं भी क्या हूं, मैं भी काफी दिनों से पढ़ा रहा हूं, तो मैं जानता हूं ऐसे जवानों को, तो मैं तुरंत मैं उसको कहता हूं कि सेंटेंस तो अपन बाद में बनाएंगे, एक बार देख लेते हैं आपको ये टेबल तो, हाँ टेबल तो कर ली मैंने, तो कहने से थोड़ी मान जाऊंगा। फिर मैं पूछ लेता हूं, जरा ये सुना ना इशमिशमियर वाली, तो बोलता है इशमिशमिश डू डिश डिश, अरे डट तो इशमिशमिश नहीं है। फिर उसको दिखाता हूं, हाँ मैंने कर तो ली थी, लेकिन वो क्या है कि वो अच्छे से याद नहीं हुई ना, तो पहले उसको याद करो तभी तो बनेंगे सेंटेंस, याद नहीं होगी तो सेंटेंस नहीं बनेंगे, एज सिंपल एज दैट। आपको पहले ये टेबल लर्न करनी पड़ेगी, इशमिशमियर, इसके बिना आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, A1 भी नहीं होगा ढंग से इसके बिना। तो कोई कहते हैं मेरा तो हो गया, और सच में वो सर्टिफिकेट भी दिखाते हैं भाई उसका तो हो गया। अब उसका वो कैसे हुआ है वो जानता है, वो खुद जानता है, लेकिन प्रॉपर तरीके से हो नहीं सकता क्योंकि आपने टिक लगाए, तुक्के लग गए, गलती से A1 में, मैं तो मानूंगा नहीं कि लगते हैं, बट अगर गलती से लग भी गए ना तो A2 से तो पक्का फॉर श्योर नहीं लगेंगे, पक्का नहीं लगेंगे। इसको समझना पड़ेगा आपको कॉन्सेप्ट को। अगर आपने मान लो A2 B1 B2 C1 का सोच रखा है, तो बिना प्रीपोजिशन के, बिना बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर के आप एक कदम आगे जा नहीं पाएंगे, फॉर श्योर दुख पाएंगे आप, एग्जाम में फेल होंगे, पैसे लगेंगे, टाइम लगेगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा। सो इसको सिस्टमेटिकली आपको लर्न करना ही पड़ेगा, इसका उपाय नहीं है कोई। इसके कुछ सेंटेंस बना के देखते हैं कि इसको मैंने यूज नहीं किया अभी तक, है ना, फिर उस पर भी आएंगे। ये जो टेबल है आर्टिकल की टेबल है, डेर दी, दास दी, डेन दी, दास दी, यहां तक ले लेता हूं एक बार, ठीक है। मान लो आर्टिकल डेर दी दास, मैंने लिखा था डेर फादर मतलब फादर, दी मुटर मतलब द मदर, दास बुक द बुक, ये मैंने लिखा है, और इसकी टेबल भी लिखी है साथ में। इसकी जो टेबल लिखी है मैंने, उसको आप ध्यान से थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं। इसकी टेबल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ऐसे है कि ऊपर से नीचे मैस्कुलिन है, तो मैस्कुलिन पहले नॉमिनेटिव में है, मतलब नॉमिनेटिव का तो मतलब ही सब्जेक्ट होता है। तो ये टेबल पहले मैंने सब्जेक्ट की एक साथ लिख दी इधर, तो ये पहली लाइन है नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्ट, कोई नॉमिनेटिव बोले तो समझ जाओ सब्जेक्ट की बात हो रही है। फिर इसी मैस्कुलिन का इसके नीचे आकुजाटिव लिखा है DEN, और इसी के नीचे इसका डाटिव है डेम। कैसे काम आएगा देखते हैं। सब्जेक्ट के बाद में ये नीचे वाला ऑब्जेक्ट है, और इसके नीचे वाला भी ऑब्जेक्ट है। ये कैसे डिसाइड होगा, ये हमने देखा, वर्ब से डिसाइड होगा या फिर प्रीपोजिशन से डिसाइड होगा, दो ही चीजों से डिसाइड होगा, ठीक है। अगर बिजुखन वर्ब आकुजाटिव है, ये पता चल गया आपको, देव जी है पास में, बिजुखन नहीं है। बिजुखन वर्ब अगर आकुजाटिव है
और अगर मैं बोलूं आई एम विजिटिंग द फादर, आई एम विजिटिंग द फादर, मैंने और मेरे भाई ने डिसाइड किया कि मैं अब की बार पापा को मैं विजिट करके आता हूं, आप यही रहिए, आई एम विजिटिंग द फादर, ठीक है। सो आई एम विजिटिंग, यहां तक तो सेंटेंस सेम ही है, इस बेजूक है, देखो यहां पे दिख रहा है आई एम विजिटिंग, इस बेजूक है, वर्ब की कंजुगेशन ई होगी, इश बेजूक है, आई एम विजिटिंग हो गया। अब द फादर जब आप देखते हो तो द फादर यहां पे ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट तो मैं हूं भाई, मैं विजिट कर रहा हूं, डूअर इज ऑलवेज सब्जेक्ट, आई एम विजिटिंग द फादर, मैं विजिट कर रहा हूं, तभी तो मैंने यहां पे सब्जेक्ट लिया। सब्जेक्ट का मतलब है पहली लाइन, इसमें से मैंने सब्जेक्ट ले लिया। अब फादर जो है इस सेंटेंस में वो ऑब्जेक्ट है, और वो जो ऑब्जेक्ट आकुजाटिव डाटिव वर्ब कह रही है आकुजाटिव, तो आकुजाटिव ऑब्जेक्ट है फादर। तो जो डेयर है, डेयर फादर, इसका आर्टिकल डेयर लिखा है हमने, वो आकुजाटिव ऑब्जेक्ट में डेन हो जाएगा, डेयर डेन हो जाएगा। तो सेंटेंस बनेगा इस बेजूक है डेन फाटर, इस बेजूक है डेन फाटर। ये देखो आप, ये डेयर फाटर था, डेयर मैस्कुलिन का आकुजाटिव में डेन हो गया, मैस्कुलिन का आकुजाटिव में डेन हो गया, इसलिए सेंटेंस बना इस बेजूक है डेन फाटर। अब अगर इस सेंटेंस को उल्टा करूं मैं कि मैं पापा को विजिट नहीं कर रहा, पापा मुझको विजिट कर रहे हैं, ये सेंटेंस उल्टा किया मैंने। द फादर इज विजिटिंग मी, द फादर इज विजिटिंग मी, द फादर इज विजिटिंग मी। पहले वाले में पापा ऑब्जेक्ट थे, मैं सब्जेक्ट था, अब की बार पापा सब्जेक्ट है। देखो जो डूअर है, पापा विजिट करने आ रहे हैं भाई, तो पापा सब्जेक्ट हुए और मैं ऑब्जेक्ट हो गया, आपकी बार मैं ऑब्जेक्ट हो गया। तो पापा सब्जेक्ट हुए तो पापा का तो आर्टिकल डेयर है, सब्जेक्ट में तो डेयर का डेयर ही आएगा एज इट इज ही। तो उस सेंटेंस को मैं लिखूंगा डेयर फाटर, डेयर फाटर, इज को तो काउंट नहीं करते हम लोग, तो डेयर फाटर जो है वो मैस्कुलिन है और सिंगुलर है। तो डेयर देखो, डेयर फादर है चाहे डेयर ब्रदर है, जो भी मैस्कुलिन सिंगुलर है उसकी वर्ब की कंजुगेशन में टी लग जाता है, ये टी यहां पे। तो सेंटेंस बनेगा डेयर फाटर बिजुक्ट, डेयर फाटर बिजुक्ट, टी आएगा, इसके साथ ई आएगा, ये यहां पे लिखा हुआ है, इसके साथ हर बार ई आएगा, और ही सी इट के साथ हमेशा टी आएगा। तो फादर सिंगुलर है तो इसके साथ भी टी आएगा। द फादर इज विजिटिंग मी, मी तो आई का ही तो मी बना, तो आई तो सब्जेक्ट है, इश तो, अब मी बोलना है और वर्ब आकुजाटिव है तो मिश आएगा, मीर नहीं आ सकता, मिश आएगा। तो डेयर फाटर बिजुक्ट मिश, डेयर फाटर बिजुक्ट मिश, द फादर इज विजिटिंग मी, राइट। दूसरा सेंटेंस नवीन ने लिखा है इस बिजुक है इन मिट डियर, वेरी नाइस, इस बिजुक है इन मिट डियर, मैं उसको विजिट करता हूं तुम्हारे साथ, इस बिजुक है इन मिट डियर, क्योंकि मिट डाटिव है, मिट जो है वो डाटिव में है। तो मैं जैसे मान लो इसी सेंटेंस को मैं नवीन वाले सेंटेंस को ही बोल देता हूं, आई एम विजिटिंग द फादर विद यू, सपोज आई एम विजिटिंग द फादर विद यू, ये वाला सेंटेंस है। तो आई एम विजिटिंग द फादर, ये तो ऑलरेडी है एक, इस बिजुक है डेन फाटर, ये तो ऐसा कैसा आ जाएगा, इस बिजुक है डेन फाटर। अब वर्ब का काम तो यही खत्म हो गया, वर्ब आकुजाटिव थी तो इसने अपने बाद में जो भी आया उसको आकुजाटिव बना दिया, लेकिन उसके बाद में कोई प्रीपोजिशन आ रही है मिट, तो मिट तो डाटिव है, तो जब डाटिव प्रीपोजिशन आ गई तो उसके बाद में इसको पुरानी चिंता नहीं है को किसने क्या कर लिया, ये कहती है मैं तो रिस्पॉन्सिबल मेरे बाद में हूं, पहले भाई कुछ भी हुआ हो मुझे मतलब नहीं है। तो ये डाटिव प्रीपोजिशन है, ये अपने आगे जो भी आएगा ऑब्जेक्ट
उसको डाटिव बना देगी। तो यू डू है तो डू को ये डाटिव बना देगी डियर, तो यहां पे डू का डियर आएगा क्योंकि प्रीपोजिशन डाटिव है, प्रीपोजिशन डाटिव है। तो नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव में सबसे पहले हम लोग वर्ब देखते हैं, राइट। वर्ब डिसाइड कर देती है नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव। वर्ब में भी हमको पता है 4 वर्ब नॉमिनेटिव है, देव जी हैं पास, ये वर्ब डाटिव है, और इसके बाद में जो बच गई सारी वर्ब आकुजाटिव है। एक बार वापस आप रिवाइज करना इस चीज को। और प्रीपोजिशन जब आ गई, क्योंकि केवल इससे बहुत बार अक्सर प्रीपोजिशन आती है सेंटेंस में, जब प्रीपोजिशन आ गई तो फिर हम लोगों को प्रीपोजिशन के हिसाब से खेलना पड़ता है आगे का। सो फ्रेंड्स, मेरे को लगता है मैं ज्यादा लंबा खींच के आप लोगों को पकाऊंगा नहीं, क्योंकि कल भी बुलाना है आपको। आप मेरे को आप पर्सनली लिख भी सकते हैं कि किस तरह के बेसिक चीजें। अब इसमें मान लो कोई बोले कि मेरे को अच्छे से प्रैक्टिस चाहिए, तो अलग से आप मेरे को लिखना, कुछ चीज भेज सकूंगा वो मैं भेजूंगा आपको। और इनके वीडियो जैसे मान लो अलग से आपको ये डिटेल में देखना है प्रीपोजिशन कौन सी काम में आनी चाहिए, तो डिटेल में आप जर्मन स्पीकर्स क्लब जहां पे देख रहे हो वहीं पे इसको भी डिटेल में देख सकते हो। आप मेरे को पर्सनली लिख सकते हो कि कल हमको कौन से टॉपिक्स लेने चाहिए। मैंने जानबूझ के उसमें इसलिए भी नहीं लिखा, मैंने कहा नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव में तो शायद कई लोग इंटरेस्टेड होंगे, आगे पता नहीं। जैसे आपको किस चीज में दिक्कत आती है जनरली, कई लोगों को काइन और निष्ठ में आती है दिक्कत, राइट। आप मेरे को पर्सनली लिख देना काइन निष्ठ, ये हम लोग ले लेंगे। कोई कहे कि हमको तो एडजेक्टिव में आती है जी, एडजेक्टिव एंडिंग में, तो हम वो ले सकते हैं। कोई बोले कि इंपेरेटिव में आती है, तो आप मेरे को पर्सनली लिखना, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि ये 5 लोग हैं, ये इंपेरेटिव पे चाहते हैं भाई, ये 3 लोग हैं, ये काइन निष्ठ पे चाहते हैं, ये 10 लोगों के इस पे आ गए। तो कल का सेशन थोड़ा लंबा भी ले सकता हूं मैं, क्योंकि आज का तो क्या है कि 12 बजे आपको पता है कि डेली डिस्कशन चलता है यहाँ पे स्टामटिश वाला जर्मन स्पीकर्स क्लब की। डेली 12 से लेके 1 बजे तक इंडियन टाइम में हम लोग जर्मन में एक टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। आज का 12 बजे का डिस्कशन होगा जर्मनी और फ्रांस में क्या डिफरेंसेस हैं, आप कितना जानते हो उनको, लोगों की हैबिट्स वगैरह, कल्चर उनकी, उस बारे में डिस्कशन है। तो ऐसे हर दिन कोई भी आ सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है वो वाला, राइट। इसमें भी करते हैं हम लोग, उसका लिंक भी है, आप मेरे को पर्सनली लिख देना। किसी को हमारे जर्मन स्पीकर्स क्लब का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें केवल जर्मन में डिस्कशन होता है भाई, है ना। तो आप अगर वास्तव में जर्मन में ही लिखने में इंटरेस्टेड है, लगातार चैटिंग वगैरह चलती है कुछ ग्रुप्स में, अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना हो तो 7597559400, राइट। इसमें चैटिंग करनी है। एप्लीकेशन का भी आपको पता होगा, जैसे एंड्रॉयड में और दूसरे वाले में भी, एप्पल वाले के लिए भी अभी बन रही है, वो 10 दिन में शायद बन जाएगी। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप के लिए नंबर है, और एप्लीकेशन ई लैंग्वेज स्टूडियो जर्मन स्पीकर्स क्लब, उसमें भी वीडियोज वगैरह आते रहते हैं। ई लैंग्वेज स्टूडियो जर्मन स्पीकर्स क्लब, ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, उसमें भी कुछ कुछ वीडियोज आते रहते हैं, राइट। सो ये ऐप का एड्रेस हो गया, ये व्हाट्सएप के लिए आप जुड़ना चाहो तो, और डेली वाला जो डिस्कशन है उसका आप लिंक होता है उसका एक, राइट। आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कई जगह पे मैं डालते रहता हूं, उनमें आप देख सकते हो, राइट। पर्सनली भी लिख सकते हो कि सर मुझे तो डेली डिस्कशन वाले में इंटरेस्ट है। डेली डिस्कशन वाले का ये फायदा है कि वो एक तो डेली है, 12 से लेके 1 बजे का फिक्स टाइम है, और कोई उस टाइम में नहीं आ सकता, तो इसी अपना जो YouTube चैनल है उसमें भी मैं बहुत सारे डालता रहता हूं जब भी टाइम मिलता है, राइट। मेरे साथ अमित है, वो डालता है एक्चुअली, मैं तो उसको थोड़ा सपोर्ट करता हूं। सो वो मेरी बहुत हेल्प कर रहा है इस काम में। तो ये चीज आप इससे कांटेक्ट कर सकते हो। डेली का डिस्कशन है, उसमें क्या है कि आप भले 2 मिनट बोलो, लेकिन बाकी के लोग बोलेंगे तो आपकी लिसनिंग भी तो होगी, ठीक है। तो आज का सेशन में यही रोकता हूं। आपकी जो भी क्वेरीज आएंगी उसके हिसाब से कल हम लोग 2, 4, 5 टॉपिक लेंगे, और फिर जरूरत पड़ी तो परसों भी लेंगे। ये मैंने प्लान किया था आज का। थैंक यू सो मच। इसमें आपको और क्लैरिफिकेशन चाहिए कोई पर्टिकुलर का, तो भी मेरे को आप लिख सकते हो। डांक शॉन, थैंक यू सो मच।